तो आइए स्टैंडर्ड 12 के स्टेट बोर्ड के नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं हम लोग, राइट। आपको आना चाहिए पहले इंडेक्स पे, कंटेंट पे। अब देखिए अभी क्या क्या है हमारे सिलेबस में। तो इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप, जिसमें जनरली पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स है, एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये यूनिट हमने कवर कर लिया। उसके बाद आज जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ये यूनिट नंबर 2, अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और आपको आना है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63 पे। तो आ जाइए सब लोग 63 पेज नंबर पे। So here we are, accounts for not for profit concern. It's going to be an important topic 12th स्टैंडर्ड के लिए तो है ही, और 12th के बाद जो जो बच्चे सीए फाउंडेशन को जाएंगे उनके लिए भी ये एक important टॉपिक रहने वाला। So let's start, आइए देखते क्या है। पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। काफी लेंदी दिख रहा है ना चैप्टर, कंटेंट ही काफी जबरदस्त है इसके अंदर। तो देखिए आइए कंटेंट को पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, फीचर्स क्या होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके किसी का माइक चालू था, मैंने म्यूट कर दिया। देन देयर इज अ नीड फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये नाम ध्यान में रखना, ये बहुत बार आपको आगे करना है, जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज नथिंग बट अ कैश बुक, इट इज नथिंग बट अ कैश बुक। कैश की रिसिप्ट और कैश के पेमेंट को मेंटेन करेंगे। इसके फीचर्स पढ़ेंगे अपन। टाइप ऑफ रिसिप्ट होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, समझेंगे इसको और उसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे। टाइप्स ऑफ पेमेंट होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 11th में ये वर्ड था आपको बुक में, जिसका नाम था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर उसका मीनिंग वहां एक्सप्लेन नहीं किया था, यहाँ समझेंगे। Specimen of a receipt and payment account. This is going to be an important exercise for today. Then there is a meaning of income and expenditure account. जैसे receipt and payment account important है, वैसे income and expenditure account भी important है. It is nothing but a सौतेला भाई of a profit and loss account. Features of income expenditure account, specimen of income expenditure account, distinction between receipt and payment account and income expenditure account, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रहेगा हमारे लिए। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज गोइंग टू बी द सेम एज वी डू इन अ फाइनल अकाउंट ऑफ एनी कंसर्न, वेदर इट इज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न और अ पार्टनरशिप कंसर्न। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, अ क्रिटिकल थिंग, अ न्यू थिंग वेयर योर बेसिक्स ऑफ अकाउंट नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो हम पढ़ेंगे समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। कैपिटल फंड नाम का एक कॉन्सेप्ट है। स्पेसिमन ऑफ अ बैलेंस शीट, काइंड ऑफ अ बैलेंस शीट जैसी बैलेंस शीट है, बट विथ लिटिल मोर थिंग्स टू बी एडेड हियर। एडिशनल इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस, हमने इसके बेसिक्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारी लायबिलिटी होते हैं। व्हाट इज आवर प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमारे एसेट्स होते हैं। अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कमाई है पर मिली नहीं है, जो हमारी एसेट होती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने कमाया नहीं पर पैसा मिल गया हमें, ये हमारी लायबिलिटी होती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये वर्ड बहुत ज्यादा बार यूज होगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। इसको भी हमें अभी जो पढ़ेंगे उसमें हमको इस चीज को समझना है। एनीबडी इज हैविंग हिज माइक ऑन, प्लीज मेक श्योर दैट इफ नॉट नीडेड ऑफ योर माइक गाइस, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जैसा डेप्रिसिएशन हम पढ़ चुके हैं 11th में। कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फी, या दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू टॉपिक हियर, एंट्रेंस फी। इसको थोड़ा मार्क कर लीजिए, ये शब्दों को हम समझेंगे, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी। क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल फंड आउट ऑफ डोनेशंस, इसको भी हम समझेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वैसे ओपनिंग बैलेंस शीट आपने 11th स्टैंडर्ड में बनाई थी। इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने ऊपर हाईलाइट भी करवाए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी,
sale of old asset, scrap of newspaper, specific donation. So lot of things are there which are going to be the new things. कुमकुम अपना बंद करो माइक, मुझे करना पड़ा, मैंने कर दिया। चलो देखते हैं, अब ध्यान से समझना है, पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में किया था, बराबर है। तो एक बात ध्यान में रखना, इवन दो पीपल टेल यू दैट अकाउंट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, you will never be able to do account very correctly 100 out of 100 unless and until you understand the theoretical concept very thoroughly. तो भले दुनिया कितनी भी चीख चीख के कहे, as a professor of accounting I would say that accounting is a practical subject later. Before understanding the practical approach you are supposed to understand the theoretical concept very thoroughly, बहुत ही ज्यादा डिटेल में बारीकाई से और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से और ध्यान देके इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमें समझना है, राइट। देखो क्या लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने प्रोप्राइटरशिप कंसर्न देखा, पार्टनरशिप कंसर्न देखा, ये सब लोग काम करते प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इनके लिए हम बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो सब कुछ करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, बट देयर मेन पर्पस इज नॉट टू मेक अ प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी। फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन लोगों को हिसाब नहीं रखना है, कैश कितनी आई कितनी गई ये उनको भी देखना पड़ेगा, इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है, कुछ बचा या नहीं बचा ये उनको भी देखना है, एसेट कितने, लायबिलिटी कितना है, लेना कितना है, देना कितना है, ये उन लोगों को भी देखना है। तो जिसको हम एक दूसरे भाषा में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो दान धर्म और पुण्य के लिए, चैरिटी के लिए काम करते हैं। हिसाब किताब तो उनके भी होते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो करोड़ों में होता है। फॉर एग्जाम्पल शिरडी के साई बाबा का मंदिर ही देख लीजिए, वो भी एक संस्थान है। वैष्णो देवी मंदिर देख लीजिए, शेगांव का गजानन महाराज का मंदिर देख लीजिए, मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर देख लीजिए, आप जहां पे भी विजिट करते हो वो एक टेम्पल को देख लीजिए, करोड़ों रुपए का बिजनेस ट्रांजैक्शन है, पैसे आते हैं जाते हैं, एसेट्स है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, एवरीथिंग इज देयर। हमारे यवतमाल का नेहरू स्टेडियम ही देख लीजिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां सब कुछ है, लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट्स है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग, बट देयर मोटिव इज नॉट टू मेक द प्रॉफिट। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हिसाब किताब नहीं रखना है, उनको अकाउंटिंग नहीं करनी। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसका सिस्टम क्या होता है, इनका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट और इनकी बैलेंस शीट कैसे बनानी है, इस बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है। आइए देखते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट। They are engaged in a trading activity that is buying and selling of goods and services. What is the meaning of trading? चीजों को खरीदना और चीजों को बेचना, या फिर गुड्स सर्विसेज को खरीदना और सर्विसेज को बेचना, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। और इससे उन्होंने कितना पैसा कमाया, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं, जो चीजों को खरीदते और बेचते नहीं है बल्कि रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उससे फिनिश गुड का प्रोडक्शन करते हैं, फिर फिनिश गुड को बेचते हैं, फिर रॉ मटेरियल खरीदते हैं, चीजें बनाते हैं और फिनिश गुड को बेचते हैं। जैसे कि किसी फैक्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, तो उस केस में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता और उसके बाद बैलेंस शीट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, कुछ बनाते नहीं हो, बाहर से खरीदते हो और बेचते हो, तो आपको शुरुआत ट्रेडिंग से ही करनी। आप फिनिश गुड बने बनाई चीजें खरीदोगे, बनी बनाई चीजें बेचोगे, फिर आपका पीएनएल बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। ये सब तब जब आपका मकसद प्रॉफिट कमाना। पर अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं करते हो प्रॉफिट के लिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो ना तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ना तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसको एक नया नाम दोगे जिसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए देखते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न प्रॉफिट। दे आर एंगेज इन अ ट्रेडिंग एक्टिविटी, जिसका मतलब है फिनिश गुड को, बनी बनाई चीजों को खरीदना और बेचना। ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न या प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। आमतौर पर इंसान किसी भी फॉर्म में बिजनेस करे,
चाहे आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, चाहे आप पार्टनरशिप हो, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, चाहे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, या प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, आपका जो मेन मकसद होता है बिजनेस इस्टेब्लिश करने का वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसके अलावा भी लोग हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। फाइनल अकाउंट विच कंसिस्ट ऑफ अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। इन सब केस में हम फाइनल अकाउंट के नाम पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जो आप सीख चुके हैं, जहां तक कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का फाइनल अकाउंट करना आपको आता है, पार्टनरशिप कंसर्न का फाइनल अकाउंट करना आपको आता है। बेस ऑफ फाइनल अकाउंट इज ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Not for profit organizations main aim to give services to its members or to the society at large। दो प्रकार के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक जो उनके जो मेंबर है सिर्फ उन्हीं को सर्विसेज सेवाएं देती है। तो एज अ मेंबर आपने क्लब बनाया, इस क्लब में जिम है, स्विमिंग पूल है, प्लेग्राउंड है, क्लब हाउस है, कैरम खेल सकते हो, किटी पार्टीज कर सकते हो, एक रेस्टोरेंट भी है। पर इसका पर्पस ऐसा है कि जो उस क्लब की मेंबरशिप लेगा, जैसे कि साल का हमने लग दिया 20,000 रुपए मेंबरशिप पर पर्सन या पर फैमिली, 4 लोगों, तो ये 20-20 हजार रुपए देंगे लोग। इन 20,000 के बदले में एक व्यक्ति रहेगा जिसको हम ऑफिस बेयरर बोलेंगे, वो अकाउंटिंग करेगा, हिसाब किताब रखेगा, कोई एक सेक्रेटरी होगा, अध्यक्ष होगा। पैसे लेंगे सारे मेंबर से। मान के चलो हमारे पास 10 मेंबर है तो हर साल 2 लाख रुपए जमा होते हैं। इन 2 लाख के बदले में हम सर्विसेज सिर्फ हमारे मेंबर्स को देते हैं। हमारे मेंबर वहां आएंगे, वही कैरम खेलेंगे, चेस खेलेंगे, स्विमिंग पूल का मजा लेंगे। उसके बाद वही लोग वहां पे जिम में जाएंगे, क्लब हाउस में जाएंगे, किटी पार्टीज करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। बाहर के लोग अगर आएंगे तो उनसे पैसे लिए जाएंगे, बाकी मेंबर लोगों को सब फ्री रहेगा। तो इस तरीके का एक प्राइवेट क्लब चलाया जा सकता है। अब आपके क्लब का मकसद पैसे कमाना नहीं। अगर आपके खुद के बनाए हुए, मान के चलो अपन इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग हमारा खुद का एक क्लब बनाते हैं, सबको 1-1 हजार रुपए देना है, तो हमारे पास 30,000 रुपए साल के जमा हो जाएंगे। अब 30,000 में अगर हम सैंडविच खरीदते हैं 10 रुपए का, तो हमारे मेंबर को देंगे भी 10 रुपए। इसका मतलब है कि हमें इससे मुनाफा नहीं कमाने का। हम एक डॉक्टर को भी लेके आते हैं जो हमारी शुगर टेस्ट, बीपी का टेस्ट, कोविड का टेस्ट करते हैं। अगर उस डॉक्टर ने हमसे 2,000 रुपए चार्ज किए तो हम मेंबर से 2,000 रुपए लेंगे, ताकि लोगों से ले और डॉक्टर को दे। बीच में हमारा प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद नहीं है। पर क्या इन सब चीजों का हिसाब रखना नहीं पड़ेगा? क्या रखना तो पड़ेगा, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। एसेट्स है, आपकी लायबिलिटी है, आपका इनकम भी है, आपका एक्सपेंडिचर। ये जो मेंबर साल के 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, 20,000 दे रहे हैं, ये एक प्रकार से आपका इनकम है। उसके बाद उस पैसों का उपयोग आप जहां पे भी कर रहे हो, ये आपका एक्सपेंडिचर। पैसे आए तो रिसिप्ट हुई, पैसे गए तो पेमेंट हुआ। आपको किसी से पैसे लेने भी हो सकते हैं। मान के चलो 20 मेंबर है, 19 लोगों ने पैसा दिया, एक मेंबर ने साल का एनुअल मेंबरशिप नहीं दिया, उससे लेना बाकी है, तो आपका रिसीवेबल है, एसेट है। किसी मेंबर ने एडवांस में पैसे दे दिए, बोले 1 साल का 20,000 देना पड़ता क्या, ये लो 3 साल के एक साथ दे देता, 60,000 का चेक ले, तो उसने तो अगले 2 साल के पैसे एडवांस में दिए, तो ये हमारा एडवांस में हुआ इनकम है, जो हमारी लायबिलिटी है। हिसाब तो करना पड़ेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो मेंबर को तो देती है अपनी सेवाएं, पर उनका मकसद होता है सोसाइटी एट लार्ज को सर्व करना। समाज में जो भी है, जैसे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हम चला सकते हैं, जहां पे डॉक्टर तो सब बड़े बड़े हैं जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो अपने हॉस्पिटल में 1,000 रुपए विजिटिंग फी लेते हैं, लाखों रुपए की फीस लेते हैं। पर वही डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल में आते हैं, जहां हम पेशेंट से मात्र 5 रुपया लेते हैं। इस 5 रुपए में उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसको दवाई लिख के देते हैं, 10 रुपए में हम सीटी स्कैन करके देते हैं, 10 रुपए में हम ब्लड की रिपोर्ट देते हैं, 50 रुपए जमा कर दो, आपका कोविड का इलाज भी हो जाएगा वहां पे। इस तरीके का हमने एक हॉस्पिटल बनाया, और बदले में यहाँ पे सेवाएं देने के लिए वही डॉक्टर्स आते हैं जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो हम उनको 50,000, 1 लाख जो भी उनकी महीने की फीस बनती है वो हम देते हैं। फिर हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से? हम तो लोगों से 5-5 रुपए ले रहे हैं। फिर इन डॉक्टर को देने के लिए लाखों रुपए लाएंगे कहाँ से? क्योंकि डॉक्टर तो भाई काम नहीं करेगा कम पैसे में। इसके लिए हम जनता से डोनेशन लेंगे। डोनेशन मतलब देंगे, तो लोगों को बोलेंगे दान कीजिए, जैसा आपका इच्छा है वैसा।
तो लोग आएंगे, कोई 51 रुपए देगा, कोई 51,000 देगा, कोई 1 लाख देगा, कोई 20 लाख देगा, कोई 50 लाख देगा। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े अमाउंट को दान भी करते हैं। तो हमारा जो इनकम होता है, पैसा आता है, वो आता है डोनेशन। लाखों रुपए की डोनेशन आती है। लोग डोनेशन इसलिए भी देते हैं क्योंकि डोनेशन देने से उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। दूसरा, समाज की सेवा करने की भावना भी कई लोगों में होती है, तो वो लोग भी डोनेशन देते हैं। और इस तरह से हम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं। फिर उसके अंदर आप हॉस्पिटल चलाओ, आपकी मर्जी हो तो आप स्कूल चलाओ। अब दो टाइप के स्कूल होते हैं, एक होता है प्राइवेट स्कूल जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, एक होता है चैरिटेबल स्कूल जहां पर अच्छे अच्छे टीचर तो होते हैं जिनको लाखों रुपए की महीने की सैलरी दी जाती है, पर बच्चों से फीस नहीं ली जाती। नॉमिनल फीस ली जाती है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, और उनको वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन दिया जाता है। पैसा आता कहां से? या तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, सरकार पैसा देता है, या तो फिर हम डोनेशन लेते हैं लोगों से, और उस डोनेशन के लोगों से डोनेशन लेके उस डोनेशन के बदले में वो स्कूल चलाते हैं। हिसाब किताब तो बेटा वहां पे भी रखना पड़ता है। तो दो प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एक स्पेसिफिकली मेंबर के लिए काम करने वाली, और एक सोसाइटी एट लार्ज के लिए काम करने वाली। आगे क्या लिखा है? दे आर नॉट फॉर्म फॉर प्रॉफिट मेकिंग, दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इसमें आते हैं स्पोर्ट क्लब। प्राइवेट मेंबर का भी स्पोर्ट क्लब हो सकता है, ओपन फॉर ऑल भी स्पोर्ट क्लब हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे रिफॉर्म क्लब है यवतमाल में, आपने नाम सुना होगा। रिफॉर्म क्लब में भी सारे खेल और इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है। यहाँ पर अगर आपको जाना है तो इनकी मेंबरशिप लेनी होती है। आप साल का मेंबरशिप पे करते हो, फिर आप वहां पे आनंद ले सकते हो सुविधाओं का। एक नेहरू स्टेडियम है हमारे यहाँ, ये सोसाइटी एट लार्ज के लिए ओपन है। वहां मेंबरशिप वगैरह लेने की कोई खास जरूरत नहीं, कोई भी जाके नाम मात्र पैसे भर के मेंबर बन सकता है और वहां की सारी फैसिलिटी का उपयोग ले सकता है। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हम चलाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी होते हैं। इनके पास मेडिकल स्टोर भी होता है। तो जैसे प्राइवेट मेडिकल स्टोर में अगर आप जाओगे या प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में जाओगे तो दवाई अगर 100 रुपए की खरीदते हैं तो 150 में बेचते हैं। ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं, ये अगर दवाइयां 100 रुपए की खरीदते हैं तो बेचते भी 100 रुपए में। या कभी कभी तो ये भी होता है कि 100 की खरीदते हैं और 50 में बेचते हैं। घाटा भी खाते हैं, लॉस भी खाते हैं। ये लॉस हम भर के निकालते हैं डोनेशन के माध्यम से, मेंबर से लिए हुए सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, जनता से मिले हुए दान के माध्यम से। स्कूल्स होते हैं, दोनों टाइप के स्कूल आपने देखे, प्रॉफिट कमाने के लिए चलने वाली स्कूल और एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चलने वाली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ट्रेड यूनाइट्स होते हैं, जैसे लेबर लोगों की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे सारे लेबर्स मेंबर हैं। लेबर लोग साल के 20-20 रुपए अपना मेंबरशिप जमा करते हैं, उसके बदले में लेबर को एजुकेट करना, लेबर लोगों को उनके परिवार को अगर बीमारी हो जाए तो उनका इलाज कराना, उनके लिए छोटी सी किराना दुकान चलाना, ताकि आए हुए दाम में लेबर के फैमिली के मेंबर्स वहां से किराना का माल खरीद सके। चेंबर ऑफ कॉमर्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सिटी में भी काम करता है। ये भी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन से, व्यापारी लोगों की संस्था है, जहां पे व्यापारी लोग अपना साल का सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया। उसके बाद सोशल वेलफेयर एसोसिएशन होता है, रिलीजियस कंसर्न होते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, लाइब्रेरीज होती है जो जनता के लिए चलाई जाती है। आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी में बुक खरीदनी पड़ती, किताबें खरीदनी पड़ती, लाइब्रेरियन होता है, स्टाफ होता है, बिजली का बिल आता है। मंदिर है हमारे यहाँ पे अलग अलग, वो सब रिलीजियस कंसर्न के लिए काम करते हैं। तो भाई इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ये हमें सीखना है। आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। द मेन ऑब्जेक्ट इज टू गिव सर्विसेज टू द मेंबर्स और द सोसाइटी। दे मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ डिफरेंट। ये लोग भी पूरा हिसाब किताब रखते हैं, रूल वही होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। रूल नहीं बदलते, पर थोड़ा तरीका अलग है इनके अकाउंटिंग करने का, क्योंकि मकसद अलग है इनका, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने का। As their motive is not to earn profit, not for profit concern do not prepare profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका नाम क्या दिखाता है, ये पता करना कि आपको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
ये आप इसलिए देखना पसंद करते हो क्योंकि आपका मकसद ही बिजनेस करने का प्रॉफिट कमाना है। जब आपका मकसद ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो क्या करोगे जान के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हाँ, ये जान सकते हो कि डेफिसिट है या सरप्लस है। डेफिसिट मतलब लॉस, मतलब हमारी एक्सपेंसेस हो गए 10 लाख रुपए और डोनेशन दान धर्म से हमें आए सिर्फ 8 लाख रुपए, तो हो सकता है इस साल में हमें 2 लाख का डेफिसिट हो। और डेफिसिट ही होता है आमतौर पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इनकम कम होती है, खर्चे ही ज्यादा होते हैं। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या है पहला फर्क अगर आपसे कोई पूछे तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न और प्रॉफिट कंसर्न में? प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम में फर्क है, अकाउंटिंग से। सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, इसको आप हाईलाइट करके रख सकते हैं। ये लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, बट दे प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये लोग कैश बुक भी नहीं बनाते। कैश बुक को ये नाम देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पैसा आया तो रिसिप्ट में लिखो और गया तो पेमेंट। These organizations prepare balance sheet to know the net worth of a concern on a particular date। तो ये लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट तो हर कोई बनाता है, चाहे प्रॉफिट के लिए काम करे या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करे। फाइनल अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंसिस्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट कंसर्न में फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं। मीनिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, आप इसको एनपीसी भी बोल सकते हो शॉर्ट में, are the concerns which are not started to earn profit but to give a qualitative services to its member and society at minimum charges. Their main objective is to provide social services and to promote art, culture, sport, education, health, etc. इन लोगों का मेन मकसद होता है कला को बढ़ावा देना, संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल को बढ़ावा देना, क्रीड़ा को बढ़ावा देना, या शिक्षण को और स्वास्थ्य को, हेल्थ को बढ़ावा देना। The nature of these concerns are different from profit organization. Not for profit concern collect income through subscription. इनकी इनकम या इनके पास पैसा कहां से आता है? तो इनके कुछ मेंबर्स होते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि अगर आप इस संस्था के मेंबर बनना चाहते हो तो हर साल आपको 200 रुपए, हर साल 1000 रुपए, हर साल 2000 रुपए देने पड़ेंगे, आप इसके मेंबर रहोगे। तो मेंबर से जो पैसा लिया जाता है उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एडमिशन फीस लेते हैं, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट कॉलेज चला रहे हो, नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल चला रहे हो, तो आप लो, ऐसा नहीं कि पूरा फोकट में दो। पर अगर प्राइवेट स्कूल 1 लाख रुपए की फीस चार्ज करता है तो आप कम से कम 1000 रुपया चार्ज करो और एडमिशन फीस लो लोगों से। उस मंदिर है, अब मंदिर में एडमिशन फ्री होती है, नहीं तो एक आधी मंदिर चाहे तो 5 रुपए की पावती, 10 रुपए की पावती ले सकता है, अगर आपको उस मंदिर में क्या करना है, एंट्री करना है। हमारे दुर्गा देवी उत्सव मंडल होते हैं, गणपति उत्सव मंडल होते हैं, ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम थोड़ी करते हैं, पर फिर भी हजारों रुपए का डोनेशन आता है, खर्चा होता है, मंडप होता है, डेकोरेशन होता है, इनके लिए तो इनको हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये लोग अंदर का नजारा देखने के लिए आपसे 10 रुपए 5 रुपए नॉमिनल कुछ ना कुछ एडमिशन फी ले, तो इससे इनके पास पैसे आते हैं, डोनेशंस होते हैं, दान दे सकते हैं लोग कोई भी, और गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल सकती है कभी कभी। सरकार भी लाखों रुपए एक साथ भेज देती है कि चलो धर्म का, दान का, पुण्य का, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हो तो रखो, हम आपको डोनेशन, ये सॉरी ग्रांट देंगे। स्कूल कॉलेज को भी ग्रांट आती है, तो उस पैसों से इनके खर्चे चलते हैं, पर फिर भी उनका मकसद मुनाफा कमाना होता नहीं है। गिवन बाय द मेंबर्स एंड नॉन मेंबर, ये जो एडमिशन फी है ये आमतौर पे मेंबर भी दे सकते हैं, नॉन मेंबर भी दे सकते हैं। तो आपकी संस्था में ऐसा हो सकता है कि मेंबर हो, साल का सब्सक्रिप्शन भरते हो तो एडमिशन फ्री, बाहर से कोई आता है तो उसको एडमिशन फी देनी पड़ेगी। आपने जिम बना लिया, जिम कैसा आपका प्रॉफिट कंसर्न नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो हम 30 लोगों ने एक जिम खोला, हम उसके मेंबर है, हम सब्सक्रिप्शन देंगे 2000 रुपए साल का, हमको एडमिशन फ्री रहेगी, पर बाहर से कोई आके वहां पे अगर जिम करना चाहता है तो हम उससे एडमिशन फीस लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी नॉट फॉर प्रॉफिट व्यायामशाला, जिम हमारी सिटी में भी चलती है। आप आजू बाजू में देखो, आपको दोनों प्रकार के बिजनेसेस देखने को मिले, प्रॉफिट कंसर्न भी और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। members and grant subsidies or concessions received from the government। कभी कभी ऐसे संस्थाओं को ग्रांट्स मिलती है
सब्सिडी मिलती है या कंसेशन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब हमें पढ़ना है, समझना है। इसमें हमें रिसिप्ट क्या है, पेमेंट क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, इसको समझना है और फिर सही तरीके से इन सब चीजों की अकाउंटिंग हमें करनी है, सीखनी। फीचर्स क्या होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के, ये देख लेते हैं। The primary objective of such concern is to provide services to its member and not to earn the profit. पहला मकसद, पहला फीचर, पहला विशेषता नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ये है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर्स और सोसाइटी। आप यहाँ पे मेंबर्स और सोसाइटी ये वर्ड यूज कर सकते हो, और इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता है। These concerns are formed for promotion of art, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा। ये किसी भी काम के लिए बनाया जा सकता है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप व्यक्तिगत तौर पे किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो क्या? अगर आप अपने एरिया के गणपति मंडल, शारदा देवी मंडल, सरस्वती मंडल, दुर्गा देवी उत्सव मंडल में समाविष्ट हो, किसी मंदिर के ट्रस्ट के मेंबर हो, तो आप इन्वॉल्व हो। क्या आप में से कोई है जो इस तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट रखता हो? हाथ उठा सकते हो आप लोग कि भाई है, हम करते हैं थोड़ा सा चैरिटी का, दान धर्म का, पुण्य का काम। रुचि दर्डा, कैमरा ऑन रखो। एनीबॉडी गाइस? नो वन? ऑन ही तो है सर। ओके गुड। कोई नहीं करता है दान धर्म पुण्य का काम? आपके पापा करते हैं? आपके डैड जाते हैं कहीं पे? हाँ, जाते होंगे और करना चाहिए। ये एक भावना हर व्यक्ति के अंदर आती है। कोई भी व्यक्ति जब पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो पहले तो अपने लिए कमाता है। जब उसको ये लगे कि चलो भाई हमने हमारे लिए काफी कर लिया, सुकून से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक भावना निर्माण होती है कि अब मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम समाज सेवा का बीड़ा उठाते हैं, काफी लोग करते हैं। उसके बाद क्या आप अगर इन्वॉल्व नहीं हो, आपके घर वाले कोई इन्वॉल्व है या नहीं, आपको इसकी जानकारी शायद ना हो, क्या आपने देखा है आपके आजू बाजू में चैरिटेबल एक्टिविटीज को चलते हुए? कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि हमने, सर हमारे गांव में ये संस्था है, हमारे गांव में ये लाइब्रेरी है, हमारे गांव में ये मंदिर है, हमारे यहाँ पे ये हॉस्पिटल है। कोई भी एक नाम आप ले सकते हो जो आपको पता हो, तो मैं ये जान जाऊंगा कि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इससे कनेक्टेड हो। हमें पढ़ना है, समझना है, अकाउंटिंग तो हम कर लेंगे, पर रियल लाइफ में इन सब चीजों से जुड़ी हुई एक्टिविटीज क्या आपने कभी ऑब्जर्व की है, देखी है? मैंने काफी सारे उदाहरण तो अभी दिए, आप भी अपना एक उदाहरण दे सकते हैं। एनीबॉडी विश टू टेल मी? स्पीक अप, जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। आप बोल बेटा केवल। सर जब मैं मतलब छोटा था, जब राजकोट में एक बोलबाला ट्रस्ट करके है, अच्छा, वो मतलब जो मतलब गरीब रहते या एजेड होम रहते, वहां पर रोज फूड प्रोवाइड करते, उनको मेडिकल प्रोवाइड करते, और जो मतलब चल नहीं पाते उनको सपोर्ट मिले, वो व्हील चेयर, लकड़ी वगैरह वो सब देते। वेरी अप्रिशिएबल एक्टिविटी। चलो, मतलब आपने देखा है कि लोग समाज सेवा के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस कि सर हमने देखा है इस टाइप की एक्टिविटी को होते हुए? एनीबॉडी कैन स्टार्ट योर माइक एंड टेल। जैसे केवल ने बताया, बहुत अच्छा एग्जांपल था। एनीबॉडी? ना सर अभी बिल्कुल। वो अपने एसओएस के तरफ में वो हॉस्पिटल बन रहा है ना, एक साई श्रद्धा का, हाँ हाँ, तो वो भी एक चैरिटेबल ही है ना। राइट राइट। वो नंदुरकर का हाँ, जो था नंदुरबार के वाघापुर में, तरफ से हो रहा है। वहां पे एक बहुत अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जहाँ फाइनेस्ट डॉक्टर्स आएंगे और वो कम से कम रेट में आपका इलाज करेंगे। ये है। अपने यहाँ पे सेवाग्राम का हॉस्पिटल है, सबने नाम सुना होगा, ह्यूज हॉस्पिटल। उसके बाद अपना अपना मेडिकल कॉलेज जो है, देखो ना, कोविड का इलाज अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ तो 3 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आपका बिल निकलता है, पर यहाँ पे फ्री में इलाज हो जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट। और यवतमाल में भी आ रही है अभी एक सत्य साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, काफी चर्चाएं हो रही है उसकी। होपफुली इट विल बी अ गुड सेटअप फॉर आवर सिटी। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू टेल समथिंग? तो चलिए, बस मैं ये एक्सरसाइज इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ये जानूं कि भाई आपको है अंदाजा कि ऐसी एक्टिविटीज होती है। आइए फिर आगे देखते हैं इसके थर्ड फीचर को। द मेंबर्स ऑफ दीज कंसर्न कैन नॉट गॉट द डिविडेंड, इट इज प्रोहिबिटेड। डिविडेंड क्या होता है रे? कमाए हुए मुनाफे का शेयर। तो आप अगर
प्रोप्राइटर हो तो आप ड्राइंग करते हो, पार्टनर हो तो ड्राइंग करते हो, कंपनी अगर हो तो कमाए हुए प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांटते हो, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे पैसा कमाना मकसद ही नहीं है, तो इसके मेंबर्स डिविडेंड नहीं दे सकते, ये प्रोहिबिटेड। नहीं तो फिर मान के चलो दुर्गा देवी उत्सव मंडल, इस साल हमने 50 लाख रुपए डोनेशन जमा किया, पूरा उत्सव चलाने के लिए 40 लाख ही खर्चा आया, 10 लाख रुपए बच गए, तो इसका मतलब क्या उस मंडल के जो सदस्य है वो लोग आपस में 10 लाख रुपए बांट के ले सकते हैं? नहीं, ये अलाउ नहीं है। आप डिविडेंड नहीं पे कर सकते, एक्स्ट्रा सरप्लस बचा है। अगर आपकी इनकम कम ज्यादा है, आपके खर्चे कम है, तो आप उसको सरप्लस बोलोगे, वो पड़ा रहने तो अगले बार समाज के काम के लिए उसका उपयोग करना। उल्टा भी हो सकता है कि आपके पास पिछले साल के 10 लाख रुपए शिल्लक थे, इस साल आपने 50 लाख रुपए का डोनेशन जमा किया, 60 लाख रुपए हो गए, और इस साल पूरे 60 लाख रुपए खर्च डाले, तो इस साल के पीएनएल में ये दिखेगा कि आए इस साल में 50 लाख, पर इस साल में खर्चा हुआ 60 लाख, तो 10 लाख का इस साल में डेफिसिट है। या फिर ये भी हो सकता है आपने 50 लाख रुपए डोनेशन इकट्ठा किया और 60 लाख खर्चा कर दिया, 10 लाख अभी भी लोगों के देने बाकी है, आपकी लायबिलिटी, पर 50 लाख की इनकम है, 60 लाख का खर्चा है, तो 10 लाख का डेफिसिट है, ये भी पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपका मकसद क्योंकि प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो आपको डिविडेंड पे करना अलाउ नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है, ये इसका अगला फीचर है। फोर्थ फीचर क्या बोलता है? द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर, इट इज गवर्न बाय इलेक्टेड मेंबर्स। तो मान के चलो हम 30 लोग मिला के एक चैरिटेबल कोचिंग क्लास बोलते हैं, जहां पे मैं पढ़ाऊंगा, बाकी फैकल्टी पढ़ाएंगे, आप लोगों ने, मैं नहीं रहूंगा उसमें क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल टीचर हूं, तो मान के चलो आप स्टूडेंट ने एक चैरिटेबल कोचिंग क्लास को, अब आप लोगों ने तय किया कि हम सब 10,000 रुपए हर साल देते रहेंगे सारी जिंदगी भर इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, तो मान के चलो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 3 लाख रुपए हर साल जमा हो जाएंगे। फिर आप इन 3 लाख में मुझे हायर किए, सर बोले आप बच्चों को पढ़ाते रहना, हम आपको 10,000 रुपए महीने का सैलरी देंगे, और एक टीचर को हायर किया, हम आपको भी सैलरी देंगे। फिर आपने जनता से भी अपील की कि हम चैरिटेबल कोचिंग क्लास चलाते हैं, जहां बच्चों से सिर्फ 1,000 रुपया कोचिंग फी या ट्यूशन फी लिया जाता है और उनको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो आपने लोगों को बोला अगर आप दान देना चाहते हो तो हमें डोनेशन दे सकते हैं। फिर क्या आप 30 लोग मिलके इसको चलाओगे क्या? 30 के 30 लोग ऑफिस में आओगे, कैश बुक, बैलेंस शीट, हिसाब किताब मेंटेन करोगे? नहीं, आप लोग चुनाव करोगे, आपको किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाओगे, किसी को सचिव बनाओगे, किसी को उपाध्यक्ष बनाओगे, प्रेसिडेंट बनाओगे, वाइस प्रेसिडेंट बनाओगे, चेयरमैन बनाओगे, आप सब लोग मेंबर रहोगे, पर कुछ लोगों को चलाने की जिम्मेदारी दो। तो मान के चलो हमने रुचि को बना दिया प्रेसिडेंट, केवल बन गया सेक्रेटरी, कुमकुम बन गई वाइस प्रेसिडेंट। अभी 3 लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, और चलाएंगे तो ठीक है, पर जैसे ही साल खत्म होगा पूरा हिसाब किताब करके आप लोगों को बताएंगे वो 3 लोग कि इतना पैसा आया, इतने बच्चों से एडमिशन फीस आई, इतना डोनेशन आया, इतना सब्सक्रिप्शन आया, इतना पैसा आने का बाकी है, इन लोगों ने पैसा एडवांस में दे दिया, इतने इतने खर्चे हुए, सैलरी दी, भाड़ा दिया, इलेक्ट्रिक का बिल बचा, ये हमारे एसेट है, ये हमारी लायबिलिटी। और फिर वो मेंबर लोगों के सामने रख के बोलेंगे कि देख लो भाई, एक बार आपने हमको जिम्मेदारी दी थी, हमने पूरा काम इस साल संभाला, आपको सही लगता तो अप्रूव कर दो। तो मेंबर बोलेंगे ठीक है, एक बार इसका सीए से ऑडिट भी करवा लेते हैं। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले गए, रुचि ने, कुमकुम ने और केवल ने बनाए हुए हिसाब को सीए ने चेक किया, अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि इट इज ट्रू एंड फेयर, जो भी हिसाब रखा है बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ या गलत नहीं है। फिर आपने और बोला कि चलो अगले साल के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव कौन रहेगा, फिर चुनाव। लोगों को, आपको लगा कि इन तीनों का काम बहुत अच्छा है, पर फिर भी मानसी की इच्छा थी कि यही क्यों, मुझे क्यों नहीं, तो मानसी ने बोला मैं अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। तो रुचि ने दिल बड़ा करके बोल दिया ठीक है, इस साल मैं अध्यक्ष नहीं बनती, मानसी को बना। कुमकुम बोल रही थी मैं उपाध्यक्ष बन के क्या करूं, पैसा तो मेरे हाथ में नहीं रहता, केवल के हाथ में ही सारे नोट रहते हैं। तो कुमकुम ने बोला मुझे सचिव बनना है, तो केवल ने भी दिल बड़ा किया, बोला ठीक है कुमकुम को इस साल सचिव बना देते। आर्यन बोला कि मैं समाज सेवा में काफी इंटरेस्ट लेता हूँ, मुझे उपाध्यक्ष बना दो तो मेरे अगले बार अध्यक्ष बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, आपने कमेटी में चेंज कर दिया, सब लोग मेंबर बने रहे, पर आप आपस में एक दूसरे को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव पद देते रहे, और इस तरह से आपका एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलता है। फिर कोई नया व्यक्ति आना चाहे जो मेंबर बनना चाहता है, तो आपने बोला आप बन सकते हो हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको 10,000 रुपए तो पहले एडवांस में देने पड़ेंगे, उसके बाद काम भी करना पड़ेगा, संस्था के लोगों से मिलना पड़ेगा, डोनेशन मांगना पड़ेगा, उनको रिसीप्ट देनी पड़ेगी, यहाँ आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मैनेजमेंट कुछ कम है, ज्यादा है, सब बराबर चल रहा है, नहीं चल रहा।
फिर आप कोचिंग क्लास चलाते थे, आपको लगा कि फ्री में इलाज भी करा देते हैं बच्चों का, तो आपने धीरे धीरे हॉस्पिटल भी खोल दिया। आपने स्विमिंग पूल, स्पोर्ट क्लब, आर्ट, कल्चर, कला, डांस क्लास, नृत्य अकादमी सब खोल दिया। आप सब कुछ चलाते हैं, पर आपका मकसद अभी भी मुनाफा कमाना नहीं है। आपका मकसद है समाज की सेवा करना। और इसका अगला फीचर क्या होता है, दिस कंसर्न प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जो भी इसका सेक्रेटरी होगा उसकी जिम्मेदारी है पैसा आया कितना, पैसा गया कितना, इसका हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। नहीं तो लोग लाखों रुपए का दान लाके दे रहे हैं और पता चला उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कहाँ गए पैसे किसी को पता ही नहीं। ऐसा नहीं चलता, हिसाब तो रखना पड़ेगा आपको। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मेंबरशिप फीस से, डोनेशन से, जहां जहां से आपकी इनकम आ रही है वहां आपको लिखना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बाकी है, 3 महीने की मेरी सैलरी देना बाकी है, 2 महीने का डॉक्टर का पगार देना बाकी है, क्लर्क का, पियोन का, स्टाफ का सैलरी देना बाकी है। इसका हिसाब आपको रखना पड़ेगा। किसी से पैसे लेने बचे हैं आपके, तो आपको असेट का हिसाब रखना पड़ेगा। आपने बुक्स खरीदे, फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, ये असेट्स है, इसके लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। तो आपको बनाना पड़ेगा रिसीव पेमेंट अकाउंट, आपको बनाना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपको रखना पड़ेगा आपका बैलेंस शीट। Capital fund is created by such concern. It is made up of entrance fees, surplus, legacies and donation specially received for capital fund. अब देखो होता क्या है कि हम जब भी प्रॉफिट कंसर्न स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली एंट्री जो होती है वो होती है कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। कैश है बैंक अकाउंट को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। अरे भाई धंधे में पैसा होगा तो धंधा चलेगा ना। और चाहे बिजनेस आप प्रॉफिट के लिए करो या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए, आर्थिक गतिविधि चलाने के लिए पैसा तो होना चाहिए। अब जो पैसा मालिक खुद लगाता है प्रॉफिट कंसर्न में, उसको कैपिटल बोलते हैं। वो उस संस्था का, उस बिजनेस का कैपिटल होता है। उसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्रेंस फी आती है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे पता है, कैश अकाउंट को डेबिट और एंट्रेंस फी को क्रेडिट। लीगसी आती है, लीगसी क्या होता है मैं समझाऊंगा, अगले टेक्स्ट में लिखा हुआ है। मतलब एक प्रकार का डोनेशन होता है। तो कैश को डेबिट करते हो और लीगसी को क्रेडिट करते हो। डोनेशन अगर आपको मिल गया, किसी ने 2 लाख रुपए देके गया, एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट को डेबिट करोगे और डोनेशन इनकम को क्रेडिट करोगे। अब आपकी इनकम है, एंट्रेंस भी आपकी इनकम है, सरप्लस जो बचा हुआ आपका इनकम है, लीगसी आपकी इनकम है और डोनेशन मिला हुआ आपकी इनकम। अब मुझे बताइए आमतौर पे इनकम कहाँ क्रेडिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, या तो फिर आप डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। तो कैपिटल फंड हम कैसे क्रिएट करते हैं, आए हुए पैसे जिसमें क्रेडिट बैलेंस है, कैश को डेबिट हुआ, एंट्रेंस फी को क्रेडिट हुआ। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और आपको जो 10,000 रुपए एंट्रेंस फी मिली है वो इनकम साइड में लिख दीजिए। तो इसकी डबल एंट्री हो गई। ये आपका कैश अकाउंट, कैश में डेबिट किए 10,000 और इनकम अकाउंट में क्रेडिट किए 10,000। तो ये आपका इनकम हो गया। आपको लगा कि इसको इनकम में नहीं दिखाते, इसको दिखाते बाय वे ऑफ कैपिटल फंड। तो आप कैश को डेबिट करो, बैलेंस शीट बनाओ और बैलेंस शीट में जैसे प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल होता है वैसे यहाँ कैपिटल फंड नाम दो और उसमें क्रेडिट कर दो 10,000। तो भी डबल एंट्री होगी, कैश को डेबिट और कैपिटल फंड को क्रेडिट। तो हमारे पास रास्ता है, आए हुए पैसों को, इनकम को हम रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करें और उसको इनकम में क्रेडिट करें, या तो हम उसको कैपिटल मान के डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे सोसाइटी का, ट्रस्ट का, ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड भी बनता रहेगा। इसके कुछ नियम है कि कौन से पैसे पीएनएल के क्रेडिट में जाने चाहिए एज अ इनकम और कौन से पैसे कैपिटल फंड में जाने चाहिए एज अ इनकम। अब एक वर्ड हो रहा है यहाँ पे जिसका मतलब है सरप्लस। सरप्लस मतलब आपका नेट प्रॉफिट। आप मुझे बताइए जब आप प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट दिखता है डेबिट साइड में। आप नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हो, आपके कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री पास करते हो, पीएनएल को डेबिट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए आपकी इनकम हो गई 10 लाख की, आपके एक्सपेंडिचर हो गए 9 लाख के, तो आपके पास सरप्लस बचा 1 लाख। इस सरप्लस को कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल फंड में। तो एंट्री होगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट और कैपिटल फंड को क्रेडिट। तो ये इसकी विशेषताएं होती है। इसकी अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए इसका पूरा थियोरेटिकल बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, जो लगभग कम से कम तो 2 लेक्चर चले।
ये पूरी थ्योरी पढ़ने में और समझने में। उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रहे इस यूनिट के अंदर ऑप्शंस नहीं है, बोर्ड में ये क्वेश्चन, ये चैप्टर सिंगल आएगा विदाउट एनी ऑप्शन और कंपलसरी आएगा। आज देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस। तो ये पहला फर्क है, प्रॉफिट कमाना और सर्विस प्रोवाइड करना। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ये लोग बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में इनके पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। ये लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। नेट रिजल्ट को ये लोग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बोलते हैं। अपन जो अभी तक कर रहे थे उसको हम नेट प्रॉफिट या क्या नाम देते थे, नेट लॉस। यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसके जगह वर्ड यूज करेंगे सरप्लस। लॉस नहीं बोलेंगे, इसको वर्ड यूज करेंगे क्या, डेफिसिट। है वही प्रॉफिट लॉस ही है, पर वर्ड यूज होते हैं प्रॉफिट को सरप्लस और लॉस को डेफिसिट। ओनर्स फंड या कैपिटल फंड क्या होता है? ओनर फंड इंक्लूड्स ओनर का इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओनर का पैसा क्या होता है, उसका लगाया हुआ कैपिटल प्लस उसका कमाया हुआ प्रॉफिट, जिससे उसका कैपिटल बढ़ता है। प्रॉफिट को हम रिजर्व बोल सकते हैं या सरप्लस बोल सकते हैं। पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या इसी को हम सरप्लस बोलते हैं। कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस। अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आपका जो भी सरप्लस बन रहा है वो आपके कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। सब्सक्रिप्शन का पैसा आप इनकम भी ट्रीट कर सकते हो, कैपिटल में भी डाल सकते हो। डोनेशन का पैसा इनकम भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्रेडिट बैलेंस है। इनकम का भी बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल का भी बैलेंस क्रेडिट हो सकता है। सरप्लस एज शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब कुछ मिला के आपका कैपिटल फंड बनता है। नीड फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फिर आप बोलोगे जब दान धर्म ही करना है तो हिसाब किताब करने की क्या जरूरत है? नहीं भाई, हिसाब किताब तो आपको करना पड़ेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर नॉट एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, मोस्टली दे डील विद द पब्लिक मनी। यहाँ जो भी पैसा होता है किसी का घर का पैसा नहीं होता है, ये जनता का पैसा होता है। मेंबर ने दिया, दान दिया, डोनेशन दिया। These concern collect money such as subscription, donation, grant, entrance fee, etc. from public. These concern are answerable to the society for such money collected and spent. अगर आप दान धर्म के नाम पे लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो आप जिम्मेदार भी हो, आंसरेबल भी हो कि पैसों का क्या किया। ऐसे थोड़ी ना होता है आप आपके गणपति मंडल को, दुर्गोत्सव मंडल को दान देते हो तो क्या आपने लोगों को सुना नहीं कि पैसों का क्या करते हैं? ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। आप लोगों से बोल रहे हो कि हम समाज सेवा के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, तो उस पैसों का क्या किया इसका जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा। यवतमाल में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही है जिसका नाम है प्रयास वन। नाम सुना है आप लोगों ने? वो लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अमलोकचंद कॉलेज के पीछे बहुत बड़ा एरिया डेवलप कर रहे हैं और अदर जगहों पे भी प्लांटेशन कर रहे हैं। इनका मकसद है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए अच्छे से अच्छे पेड़ लगाए। तो डोनेशन, बहुत अच्छे डोनेशन आ रहे हैं, मतलब लाखों में डोनेशन आ रहे हैं। तो लोगों ने पैसा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो गैर जिम्मेदार तरीके से उस पैसों का उपयोग करें। दे आर आंसरेबल, उनको हिसाब किताब रख के जनता को दिखाना पड़ेगा कि आपके दिए हुए दान डोनेशन का हमने क्या किया। Hence, proper books of account are to be maintained. तो books of account तो इनको मेंटेन करने पड़ेंगे। Following are the reasons for maintaining the books of account by not for profit organization. To maintain proper control over monetary transaction. Huge money है। तिरुपति बालाजी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, शिरडी का मंदिर, यहाँ देखोगे करोड़ों रुपए का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, करोड़ों का। तो इसके लिए प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए कि पैसा आया कहाँ, गया कहाँ, कहीं चोरी तो नहीं हो रही, कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा पैसों। टू नो द सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। भाई पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है और जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, ये भी पता होना चाहिए। To comply with the provision of law applicable to them, that is not for profit concern, registered as a charitable trust under Mumbai Public Trust Act or cooperative society registered under Cooperative Society Act, has to comply with the provision of these act regarding budget, audit of accounts registered to be maintained, etc. ऐसा है ना कि भाई दान धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करना बड़ा आसान है, पर लोग आपके जनरली ट्रस्ट
नहीं कर, सॉरी, कोई भी आ जाए आपसे पैसा मांग ले, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के पैसा दे देते, आप लोग जानना चाहते हो कि लोग जेन्युइन है या नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो आमतौर पे लोग मानते हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन है क्या गवर्नमेंट का, तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। और जैसे आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हो, वैसे आपने ट्रस्ट रजिस्टर किया तो आप पे जिम्मेदारी आती है, कानून आते हैं, उसका पालन करना है। और ये कानून आपको बोलते हैं आपको बजट बनाना है, आपको ऑडिट करना है अकाउंट का सीए के पास जाकर, आपको अलग अलग रजिस्टर और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़े, और इसकी जांच भी होती है ताकि ये पुख्ता किया जा सके कि चैरिटेबल एक्टिविटी के नाम पर आप फ्रॉड नहीं कर रहे। नहीं तो जनता से करोड़ों रुपए जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने देखे, बहुत सारे बाबा लोगों का भी बाद में भांडाफोड़ हो जाता है। तो दिस शुड नॉट हैपन, इसलिए जरूरी है, नीड फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं, क्यों करना चाहिए। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ अकाउंट स्टूडेंट, ये आगे चल के हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम ही संभालेंगे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पूरा हिसाब किताब। टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ कंसर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, इस साल में हमारा सरप्लस है या डेफिसिट है, ये पता चलना चाहिए। To know the net worth of a concern on a particular day. Net worth मतलब asset minus liability. To avoid malpractices and misappropriation of cash and asset. पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। ये पुख्ता करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। दीप चमेलिया, कैमरा ऑन रखो। आगे देखिए, मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ये आपको या तो दिया जा सकता और उस पे से आपको बोला जा सकता कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, या आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दिया जाएगा और बोलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। इट्स अ वाइस वर्सा। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, करना कैसे होता है। तो मान के चलो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो जब आज पहला दिन है, पहला दिन हमने एक नई संस्था चालू की, हमको पहले दिन सब्सक्रिप्शन या पूरे साल में सब्सक्रिप्शन मिले 1000 रुपए, हमको डोनेशन मिला 2000 रुपए का, तो हमारे पास 3000 रुपए आए। फिर आपने सैलरी पे की 500 रुपए की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 500 रुपए का, फर्नीचर खरीदा 500 रुपए का, और मेंटेनेंस का खर्चा किया 500 रुपए का, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है 1000 रुपीज। क्या दिख रहा है ये सिंपल एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है, जहां लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट है, राइट हैंड साइड में पेमेंट। रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन आया, डोनेशन, कुल पैसा आया 3000 रुपया। पेमेंट में आपने सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी भी पे किया, फर्नीचर खरीदा, मेंटेनेंस का खर्चा दिया और क्लोजिंग बैलेंस बचा है 1000 रुपया। अब क्वेश्चन आता है आपको 12 मार्क के लिए कि इस पे से आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। इसका मतलब है कि आपको सिंगल एंट्री दी हुई है, कैश कम्स इन हुआ तो कैश को डेबिट हुआ, या कैश गोज आउट हुआ तो कैश को क्रेडिट हुआ। इसका दूसरा इफेक्ट देना है आपको। अब कैसे बनाओगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को, एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखने की कोशिश कर। मतलब आप ये समझ लो कि ये थ्योरी पढ़ के हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। आइए देखते। तो ध्यान से देखो, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये आपकी रिसिप्ट साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है। रिसिप्ट में आपको सब्सक्रिप्शन मिला 1000 रुपए का, डोनेशन मिले 2000 रुपए की, कुल 3000 रुपए की रिसिप्ट हुई पूरे साल में। आपने सैलरी पे की 500 रुपए की, आपने फर्नीचर खरीदा 500 रुपए का, आपने मेंटेनेंस पे खर्चा किया 500 रुपए का, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 500 रुपए का, और आपका क्लोजिंग बैलेंस है 1000 रुपया। तो ये साल खत्म हो गया, ये बनी भाई आपकी कैश बुक या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जहां 3000 रुपए का रिसिप्ट है, पेमेंट की टोटल 3000 रुपया है, बस इतना ही बनाया उन्होंने।
हमारे अध्यक्ष साहब ने इतना हिसाब आपके सामने रख दिया कि साल भर में पैसा आया कहां से और गया कहां। अब आपको फाइनल अकाउंट बनाना, अब आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं है फाइनल अकाउंट बनाने। ट्रायल बैलेंस होता तो आप एसेट एसेट में, लायबिलिटी में, इनकम में और एक्सपेंडिचर में डालते। अब इस पे से फाइनल अकाउंट बनाते हो तो आप बनाओगे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाओगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। बल पीएनएल का भाई है, इधर सारे एक्सपेंडिचर लिखने के, लेफ्ट हैंड साइड में इधर सारी इनकम लिखने की, मतलब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। अब देखो कैश आया तो कैश को डेबिट हुआ, ये आपकी इनकम है तो आप इनकम में लिख दो सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए, ये हमारी इनकम। डोनेशन आए तो आप डोनेशन को लिख दो डोनेशन 2000 रुपए, हमारी इनकम। तो आपको साल के एंड में पता चला कि हमारी इनकम 3000 है। फिर आपने सैलरी पे की, एक्सपेंस है, कैश को क्रेडिट हुआ तो एक्सपेंडिचर को डेबिट करो, आप यहाँ लिख दो सैलरी 500 रुपए। फर्नीचर खरीदा तो एक्सपेंडिचर नहीं, ये आपका एसेट। फर्नीचर खरीदा तो इट इज नॉट योर एक्सपेंडिचर, इट इज योर एसेट। एसेट कहाँ डेबिट होता है? एक्सपेंडिचर में कि बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में। तो आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। इधर एसेट रहेंगी, इधर लायबिलिटी रहेगी, और एसेट में आप लिखोगे फर्नीचर। कितने रुपए का फर्नीचर है? 500। मतलब हुआ क्या, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसकी सिंगल एंट्री हुई थी सब्सक्रिप्शन की, आपने इसकी डबल एंट्री कर दी, मतलब कैश को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। डोनेशन की सिंगल एंट्री हुई थी, कैश को डेबिट हुआ था, आपने इनकम को क्रेडिट कर दिया। सैलरी की सिंगल एंट्री हुई थी, कैश को क्रेडिट हुआ था, आपने एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया। फर्नीचर की सिंगल एंट्री हुई थी, कैश को क्रेडिट हुआ, आपने बैलेंस शीट में असेट को डेबिट कर दिया। उसी तरह मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए दिए गए 500 रुपए एक्सपेंडिचर है कि एसेट? मेंटेनेंस के लिए दिए गए 500 रुपए एक्सपेंडिचर है कि एसेट है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ लिखोगे मेंटेनेंस 500 रुपए, इसकी भी डबल एंट्री हो। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल का 500 रुपया एसेट है कि एक्सपेंडिचर? एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी बिल का 500 रुपया। क्लोजिंग बैलेंस 1000 रुपया जो बचा है वो एसेट है कि क्या है? कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है एसेट है, तो यहाँ लिखोगे कैश। कैश कितना? 1000। तो आपका बैलेंस शीट भी बनता जा रहा है ऐसा। फिर ये काम हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक एंट्री की हुई थी, सिंगल एंट्री, आपने इसकी दूसरी इफेक्ट दे दी। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली करो, पता चलेगा सरप्लस है कि डेफिसिट है। इनकम है 3000 रुपए की, एक्सपेंडिचर है 1500 रुपए का, तो 1500 रुपए इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? सरप्लस है कि डेफिसिट है? प्रॉफिट है, सरप्लस। सरप्लस कहां जाएगा? आपके कैपिटल फंड में। 1500 बन गई बैलेंस शीट। असेट की टोटल 1500, लायबिलिटी की टोटल 1500, एंड दिस इज हाउ वी डू द अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एज सिंपल एज इट इज, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ये लोग बनाते रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सारा पैसा आया उसको डेबिट करते, सारा पैसा गया उसको क्रेडिट करते। एक एंट्री यहाँ पे मिलती है आपको कि पैसा आया कहां से और पैसा गया कहां पे। इसका सेकंड इफेक्ट आपको ढूंढना है। हर एंट्री का सेकंड इफेक्ट या तो इनकम होगा या तो एक्सपेंडिचर, या तो एसेट होगा या तो लायबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, कैश को डेबिट हुआ, तो सेकंड इफेक्ट ये इनकम है। डोनेशन का पैसा आया, पहला इफेक्ट कैश को डेबिट, सेकंड इफेक्ट इनकम को क्रेडिट। सैलरी के लिए पैसा गया, एक इफेक्ट कैश को क्रेडिट, दूसरा इनकम इफेक्ट एक्सपेंस को डेबिट। फर्नीचर खरीदा, एक इफेक्ट कैश को क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट एसेट को डेबिट। मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पैसा दिया, एक इफेक्ट कैश को क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस को डेबिट। और इस तरह से आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाते हो और बैलेंस शीट भी बनाते हो। बस आपको ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, आपको जो मिलता है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या मिलता है आपको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका आधार लेकर, इसकी सहायता लेकर आपको फाइनल अकाउंट बनाना हो। तो बहुत जरूरी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को सही तरीके से बनाना। यस गजल, आप कुछ बोल रहे थे। सर वो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन को हम कैपिटल फंड में क्रेडिट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको बताएगा क्या करना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं। आओ ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के अलग कर ले, फिर से करते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट में आपके पास डोनेशन आया 2000 रुपए का, सब्सक्रिप्शन आया 1000 रुपए का, आपने सैलरी पे की, आपने फर्नीचर खरीदा,
आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, आपने मेंटेनेंस का खर्चा किया 500 500 500 500 और क्लोजिंग बैलेंस बच गया 1000 रुपया। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन के तैयार है। अब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। अब जैसे कि गजल का कहना है कि इस डोनेशन को हम कैपिटल फंड ट्रीट करते हैं, तो आपके इनकम में और आपके साथ में बैलेंस शीट भी बना लो। अब दो चीजें, इसका डबल इफेक्ट, कैश को डेबिट तो कैपिटल फंड को क्रेडिट। ये बना आपका कैपिटल फंड जिसमें डोनेशन आ गया। सब्सक्रिप्शन को इनकम मानो तो सब्सक्रिप्शन की इनकम यहाँ पे चली गई 1000 रुपये। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस एक्सपेंस है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस को यहाँ डेबिट कर दिया 500 रुपया 500 रुपया 500। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे डेफिसिट है, आपका सरप्लस नहीं है, क्या है, डेफिसिट है। कितने रुपए का, 500 रुपये। अब सरप्लस है तो कैपिटल में ऐड होता है, डेफिसिट है तो कैपिटल में से क्या होगा, माइनस। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है, डेफिसिट कैपिटल में से माइनस होगा। तो यहाँ से 500 रुपये माइनस करेंगे तो बाहर बचेंगे 1500 रुपये। फिर एसेट के नाम पे आपके पास फर्नीचर है 500 रुपए का, और आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस है 1000 रुपए का। बन गई आपकी बैलेंस शीट, 1500 के एसेट, 1500 के लायबिलिटी। यहाँ पे ये भी सीखने को मिला कि किसी रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जा सकता है। जैसे सब्सक्रिप्शन के पैसे को इनकम माना तो इनकम में क्रेडिट किया, ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। कौन सी रिसिप्ट कहलाती है, रेवेन्यू। डोनेशन की रिसिप्ट को कैश में डेबिट किया और डायरेक्ट कैपिटल फंड में क्रेडिट किया, इसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैपिटल रिसिप्ट। सैलरी के खर्चे को कैश में क्रेडिट किया, एक्सपेंडिचर में डेबिट किया, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। फर्नीचर को कैश में क्रेडिट किया पर एसेट में डेबिट किया, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। ये सब टर्म कॉन्सेप्ट पढ़नी है और समझनी है। क्वेश्चन आपको देगा कि आए हुए पैसे को कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना है। खर्चों को जनरली बताते नहीं है, हमें ही समझना होता है कि ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इस तरीके का बाइफर्केशन हम बेसिक्स में 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए बेसिक्स बड़ी जरूरी रहेगी इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझने के। बने रहिए, आगे और थ्योरी पढ़ते हैं और इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। इतना अच्छे से समझेंगे कि भाई कोई डाउट ही ना रहे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या लिखा है आगे, लेट्स मूव अहेड। The day-to-day transaction of a not-for-profit concern are recorded in a cash book. दिन भर में जो भी गतिविधियां होती है, आमतौर पे पैसा आता है और पैसा जाता है, तो इनके ऑफिस में जो बंदा बैठा होता है वो पहला डॉक्यूमेंट जो मेंटेन करता है वो कैश बुक है। प्रॉफिट कंसर्न में बहुत लंबा चौड़ा हिसाब होता है। पहले जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक, उससे लेजर, फिर लेजर को बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, ये सब होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ये लोग एक रजिस्टर लेके बैठते हैं जिसका नाम होता है कैश बुक। पैसा आ कहां से रहा है, पैसा जा कहां पे रहा है, इतना लिखते रहते बिल्कुल लाइन से। इट इंक्लूड्स द बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, एंड देन दे आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। लेजर ये लोग बनाते हैं, पर इस चैप्टर में हमें लेजर बनाने के लिए बोला नहीं जाएगा, हम लेजर एज अ वर्किंग नोट बनाएंगे। अब सैलरी हर महीने देते हो तो कैश बुक महीने के महीने आप क्लोज करते हो, तो इस महीने की सैलरी, अगले महीने की सैलरी, 12 महीने में तो 12 महीने की सैलरी बनेगी ना, और फाइनल अकाउंट में तो 12 महीने का दिखेगा, तो लेजर बनाने पड़ेंगे। पर हम जर्नल और सब्सिडरी बुक से लेजर नहीं बनाएंगे, हम लेजर बनाएंगे कैश बुक से। किससे बनाएंगे, कैश बुक से। एक एंट्री कैश बुक में होगी तो सेकंड एंट्री सीधे लेजर में होगी। एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल पीरियड, कैश बुक एंड लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस, एंड फ्रॉम दिस बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। The receipt and payment account is a real account. कैश अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है, इस पे एमसीक्यू बनता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जाहिर सी बात है, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं होते, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। उधारी पे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को डेबिट और सप्लायर को क्रेडिट करे। Receipt and payment account is a summary of cash and bank transaction for a particular period. तो कैश बुक में अगर सैलरी जनवरी की, सैलरी फरवरी की, सैलरी मार्च की, ऐसे 12 महीने दिया हुआ है, तो ये कैश बुक में दिखेगा 12 एंट्री उसकी।
पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ही एंट्री दिखेगी पूरे 12 महीने की सैलरी कितनी। All the receipts are shown on the debit side and all the payments are shown on the credit side। जैसे हमने अभी अभी बनाया, कैश बुक में सारी रिसिप्ट डेबिट साइड में और सारे पेमेंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। These accounts start with opening cash and bank balance। इसमें कैसा होता है कि रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिखा देते हैं, कैश का भी और बैंक का भी, और पेमेंट साइड में भी क्लोजिंग बैलेंस दोनों का दिखता है, कैश का भी और बैंक का। रिसिप्ट्स क्या होती है? All received during a particular period are debited to receipt and payment account irrespective of a year for which they are received and irrespective of their nature, revenue है या capital। पैसा कहां से भी आए, कैश को डेबिट हुआ तो रिसिप्ट साइड में लिखना है, फिर पैसा डोनेशन से आए तो भी ठीक है, पैसा फर्नीचर बेच के आए तो भी ठीक है, पैसा सब्सक्रिप्शन से आए तो भी ठीक है। सब्सक्रिप्शन पिछले साल का भी आया तो भी इसी साल में लिखना है, इस साल का भी इसी साल में लिखना है, अगले साल का एडवांस में आया तो भी इसी साल लिखना है, क्योंकि कैश तो इस साल आई है ना। तो कैश अकाउंट जहां जहां डेबिट होगा सब रिसिप्ट साइड में दिखेगा। सच रिसिप्ट मे बी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। अब एक व्यक्ति ने सब्सक्रिप्शन दिया, वो बोले साहब मेरे पिछले साल का भी बाकी है। हाँ भाई, पिछले साल का 1000, इस साल का 1000, कुल मिला के 2000 कैश को डेबिट हुआ तो कैश बुक के रिसिप्ट में 2000 रुपए लिखेंगे। कोई व्यक्ति आ सकता है बोले ये लो मेरा सब्सक्रिप्शन, इस साल का भी ले लो और अगले साल का भी ले लो, ठीक है, इस साल का 1000, अगले साल का 1000, 2000 रुपए दे दे, कैश के डेबिट में तो 2000 ही जाएगा। ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। इसको चाहे वो रिसिप्ट रेवेन्यू हो या कैपिटल रिसिप्ट। पेमेंट क्या होता है? ऑल पेमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर क्रेडिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट irrespective of a period for which it is related and irrespective of their nature, revenue या capital। पैसा हम दो चीजों के लिए देते हैं, सैलरी के लिए दिया तो रेवेन्यू पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर या बिल्डिंग खरीदने के लिए पेमेंट किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर पैसा तो इस साल में गया, कैश को क्रेडिट हुआ तो पेमेंट साइड में लिखे। अब सैलरी अगर पे की तो हो सकती है इस साल की हो सकती है पिछले साल की हो सकती है अगले साल की सैलरी किसी को एडवांस में पे की। व्हाटएवर द नेचर, पेमेंट हुआ है ना तो पेमेंट साइड में लिखेगा, फिर चाहे वो इस साल का हो, अगले साल का हो, रेवेन्यू हो या कैपिटल। Such payment may be related to the previous year, current year or next year. Similarly, payment may be the revenue or capital expenditure, all are credited to this account. तो receipt and payment account ऐसा दिखता है, यहाँ सारी receipts होती है और यहाँ पे सारे पेमेंट होते हैं। इसके फीचर हम कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर खत्म करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, वो आप कर लीजिए। ये है स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन पेज नंबर 68। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 पे आएंगे आप लोग। इसको बोला गया स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज इट इज कॉपी करना है। नोटबुक में ये होमवर्क है आज का 12/4/2021 का। तो इसको कल डिस्कस करेंगे हम। इसको कर लेना आपको। यहाँ बैलेंस वीडियो होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ सब्सक्रिप्शन होते हैं, यहाँ पे कहाँ से पैसे आए थोड़ा सा नाम देख लेना, थोड़ा सा समझ भी आएगा कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कर ऑर्गेनाइजेशन चलाते वक्त पैसा आता कहाँ से, और पेमेंट पे देखना पैसा जाता कहाँ से, और सिर्फ लिखना मत, थोड़ा दिमाग भी चला। अगर आपको पता चला एंट्रेंस फी का पैसा आया है, इसका मतलब कैश को डेबिट हुआ, क्रेडिट कहाँ होगा? इनकम को। एडमिशन फी का पैसा आया है, कैश को डेबिट हुआ तो क्रेडिट कहाँ होगा? इनकम को। लाइफ मेंबरशिप फीस आई है, यहाँ इनकम या कैश को डेबिट हुआ तो क्रेडिट कहाँ होगा? इनकम को। डोनेशन आया है, कैश को डेबिट हुआ, क्रेडिट कहाँ होगा? या तो इनकम को या तो कैपिटल को। ये आपको बना लेना। साथ ही साथ एक काम और करना है, पेज नंबर पे आना है 70 पेज नंबर पे। स्पेसिमन या फॉर्मेट दिया है आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे ये बिल्कुल भाई नजर आएगा आपको। किसका भाई नजर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ सारे एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड में, यहाँ सारे इनकम है क्रेडिट साइड में। तो कैश को क्रेडिट हुआ मतलब एक्सपेंडिचर हुआ, कैश को डेबिट हुआ, कैश आई मतलब कहीं ना कहीं इनकम हुई। तो आपको इसका भी फॉर्मेट कॉपी करना है एज इट इज। ये आपका आज का होमवर्क है। बैठे बैठे सोचना है कि क्या क्या इनकम हो सकती है, क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। कुछ चीजें समझ में नहीं आई पर फिर भी पढ़ना है, समझना है।
और लिखना है, और साथ ही साथ एक और फॉर्मेट बनाना है आपको, जो फॉर्मेट है आपका बैलेंस शीट का। आपको ये मिलेगा पेज नंबर 73 पे टेक्स्ट बुक, जिसको हम बोलेंगे स्पेसिमन ऑफ अ बैलेंस शीट। तो आपको 3 चीजें बनानी है, रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आप देखोगे बैलेंस शीट आपको बैलेंस शीट जैसी नजर आएगी। छोटा सा एग्जांपल तो हमने ही आज लिया, हमने रिसीव पेमेंट अकाउंट का एक छोटा एग्जांपल लिया, हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक छोटा एग्जांपल लिया, हमने बैलेंस शीट का एक छोटा सा एग्जांपल लिया। यस, एनीबॉडी, कोई कुछ बोलने की कोशिश? कौन है, नाम बताओ। आनंदी। हाँ आनंदी, बोल बेटा। सर वो 17 पेज का डिस्टिंग्विश बिटवीन भी लिखना है क्या? नहीं बेटा, वो नहीं लिखना है, वो मैं समझाऊंगा। वो आपको अभी लिखने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको अभी बहुत सारी कॉन्सेप्ट समझनी है, फिर आप समझ पाओगे। ऐसा बेकार में लिख लोगे कोई मतलब नहीं, वैसे उसको लिखने की जरूरत पड़ेगी भी, उसको सिर्फ पढ़ लेने भर से हो जाएगा। लिखना सिर्फ ये 3 फॉर्मेट है, और प्लीज हो सके तो सिर्फ किसी मजदूर की तरह कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसको जितना हो सके एनालाइज कीजिए, जहां तक हो सके डबल एंट्री को एनालाइज कीजिए। अगर यहाँ प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुआ है तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश में क्रेडिट होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेस किए, इन्वेस्टमेंट पे डेबिट हुआ तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश में क्रेडिट होगा। ये थोड़ा सा अपने दिमाग में देखते रहिए, सोचते रहिए, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगा। फिर थ्योरी पढ़ेंगे और फिर क्या है, फिर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे अपन कल। So this is your homework for a day. I hope you guys have understood what we learned today. What I am trying to convey, why this theoretical background is very necessary to understand this chapter thoroughly. Very, very important chapter. I am repeating again and again. Don't take it lightly. बिल्कुल serious note पे करना है। अभी भी जिन्होंने फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 2 यूनिट जो हमारे हुए हैं, इनके एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं किए हैं या कुछ पेंडिंग हो, एक हाथ 2 स्टूडेंट होंगे, कृपया करके उसको कंप्लीट कीजिए। रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, राइट? एंड whoever are renewing their subscription on YouTube, particularly from my card, it is your duty to call me and tell me कि सर मैंने आज रिन्यू किया है, आपको पैसे लाके दूंगा। This you are supposed to do carefully. तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं, होमवर्क करना। See you tomorrow guys, बाय बाय। थोड़े ही समय में हम सीए फाउंडेशन के लिए लाइव आ रहे हैं, 10 मिनट। बाय सर। बाय।